हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये हमने पहले पढ़ा है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स जंक्शन रूल एंड किरचॉफ्स लूप रूल। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज करंट, जो कि होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके अलावा ओम्स लॉ जो कहता है अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैथमेटिकल फॉर्म होता है V इक्वल टू आई आर। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। Internal resistance, resistance offered by electrodes and electrolyte when current flows through the cell. रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर दो रेजिस्टेंस होती है सीरीज में तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकलता है R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। और अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। या मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ किरचॉफ के दो रूल हैं, जिसमें पहला आपका आता है जंक्शन रूल। ये कहता है एट एनी जंक्शन सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। या सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं द टोटल करंट फ्लोइंग इन मस्ट इक्वल द टोटल करंट फ्लोइंग आउट। अब एग्जाम्पल के लिए हमने ये O पॉइंट लिया, यानी कि एक जंक्शन है। इसके ऊपर आप देखो I1 एंड I4 आर एंटरिंग एंड I2 एंड I3 आर गोइंग आउट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस माइनस ऑफ I2। माइनस क्यों लिया? क्योंकि I2 बाहर जा रहा है। प्लस माइनस ऑफ I3, अगेन द सेम रीजन, I3 बाहर जा रहा है, प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0। या मैं इसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी कि द टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट। इसका जस्टिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जंक्शन रूल का जस्टिफिकेशन दीजिए। सो आंसर होगा इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाते हैं दूसरे रूल पे, जिसे कहते हैं लूप रूल। इसके अनुसार algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। या मैं इसे कह सकता हूं in any closed part of an electrical circuit the algebraic sum of the EMFs is equal to the algebraic sum of the product of resistances and currents flowing through them। सिंपल भाषा में कहूं, भाई किसी भी सर्किट के अंदर आपका V इक्वल टू आई आर लगेगा। बहुत सारी रेजिस्टेंसेज और करंट्स हो तो उन सबको जोड़ के टोटल ईएमएफ के इक्वल कर देना। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया मेरा सर्किट। देखो, इस वाली बैटरी से या इस वाले सेल से आपका करंट निकल रहा है I1, इस वाले से निकल रहा है I2। अब जरा यहाँ दो बी वाले जंक्शन पे आपका I1 और I2 दोनों ही कंबाइन होके क्या देंगे? I3। तो हो गया ना जंक्शन रूल, दैट इज I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। भाई मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बैटरी के पॉजिटिव से बाहर लेके चलता हूँ और बैटरी के नेगेटिव पे अंदर लेके आता हूँ। मैं तो इस आइडिया के बेस पे चलता हूँ। चलिए अब हम लेते हैं पहला लूप। इन क्लोज्ड लूप A B E F A। अब जरा मैंने कहा था ना कि बैटरी के पॉजिटिव से चलेंगे और नेगेटिव पे आएंगे। तो यहाँ देखो I3 R2 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। ये आ गया पहला। सर्किट पूरा कर देते हैं। अब दूसरा लूप लेते हैं। अब मैंने लूप क्या लिया? C B E D C। तो इसमें होगा I3 R2 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2। फिर सर्किट पूरा किया। अब आ जाते हैं तीसरा क्लोज लूप। ये है हमारा A B C D E F A। अब जरा इसमें ध्यान दो, इसमें पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। तो इस सिनेरियो में आपका जो टोटल ईएमएफ होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो
मैंने जो लूप की डायरेक्शन ली है वो ये ABCDEFA, यानी कि मैंने डायरेक्शन ली है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस एंटी क्लॉकवाइज मोशन में I2 का जो मोशन है वो इसके मोशन के ऑपोजिट है, इसीलिए मैं I2 को नेगेटिव लूंगा। सो मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 R3 प्लस ऑफ I1 R1। ध्यान दीजिए, ये थर्ड वाली इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब आपका इस सर्किट में कोई भी कैपेसिटर नहीं होगा। अगर कैपेसिटर होगा तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। अब इसका जस्टिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, किरचॉफ के रूल को बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। तो भैया अपना डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लूप लिया ABCA। इस लूप के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4I2 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस 1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 10, जिसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सर्किट पूरा करो, फिर हम लूप लेते हैं ADCA। इसमें लिखा जाएगा 4I1 माइनस I2 माइनस ऑफ 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 10। अब ध्यान दो, इसमें ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि मेरा मूवमेंट है ADCA ऐसा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो करंट का मूवमेंट है वो है क्लॉकवाइज, यानी कि मेरे मूवमेंट के ऑपोजिट, इसीलिए नेगेटिव लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये बना 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो इससे मुझे मिलता है 8I1 इज इक्वल टू 20 या I1 इज इक्वल टू 2.5। इन लूप EBADE, इस वाले लूप में मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 4I2 प्लस ऑफ 4I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 5। अगेन ये वाला माइनस में क्यों लिया, क्योंकि मेरा मूवमेंट जो है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये I2 का मूवमेंट क्लॉकवाइज है। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 4I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 5। इसमें I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं तो मेरे पास I2 निकलता है 0.625 एम्पेयर्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं तो मेरे पास I3 निकलता है 1.875 एम्पेयर्स। अब मुझे निकालना था हर ब्रांच में, सबसे पहले AB वाली ब्रांच। AB वाली ब्रांच, इसमें करंट है I2 और I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.625 एम्पेयर। दूसरी ब्रांच BC, ये हो गई BC, I2 प्लस I3, ये निकलता है 2.5 एम्पेयर। तीसरी ब्रांच CD, हाँ जी CD ये वाला, इसमें है I2 प्लस I3 माइनस I1 यानी कि 0। फिर आ जाता है AD में क्या है, AD में I1 माइनस I2 जो कि निकलेगा 1.875 एम्पेयर। और फिर आ जाता है AC में I1 यानी कि 2.5 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। ये हो गया मेरा नेटवर्क। अब हम क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं। इसमें हमने पहला लूप लिया, कौन सा, EADCE। इसमें मैं लिख सकता हूँ 10I प्लस 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I2 इज इक्वल्स टू 10, जो कि मेरा सिंप्लीफाई होके देता है 5I माइनस I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मैंने दूसरा लूप लिया जो कि है EABDCE। इससे मैं लिख सकता हूँ 10I प्लस 10I1 प्लस 5I1 माइनस I2 प्लस 10I माइनस I2 इज इक्वल्स टू 10, जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है 4I प्लस 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद मैं तीसरा लूप लेता हूँ जो कि है EABCE। इसमें मैं लिख सकता हूँ 10I प्लस 10I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 10, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है 2I प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं,
इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा -19i1 + 7i2 इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आएगा उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो मुझे मिलता है i1 + 5i2 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ना इक्वेशन 5 को 19 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ऐड कर दो इक्वेशन 4 से तो मुझे मिलता है 102 i2 इज इक्वल्स टू 36, या मैं लिख सकता हूँ i2 इज इक्वल टू 0.35 एम्पेयर। From equation 5, if I put the value of I2 here, I will get the value of I1 which is 0.25 ampere. Now from equation 1, इसमें मैं I1 और I2 की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो मुझे I की वैल्यू मिलती है 0.59 एम्पेयर। अब मुझे अलग अलग ब्रांचेस में निकालना है। सबसे पहली ब्रांच है ए बी जिसमें करंट है I1 और I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 0.25 तो ए बी में आ गया 0.25। दूसरी ब्रांच ली बी सी में है I2 की वैल्यू है 0.35। फिर तीसरी ब्रांच ली सी डी में है I1 माइनस I2 या I माइनस I2 है, I माइनस I2 में वैल्यूज रखी तो 0.24 एम्पेयर निकला। इसके बाद हमने लिया ए डी में है I माइनस I1, इसमें वैल्यूज रखी तो 0.35। फिर बी डी में है I1 माइनस I2 जिसमें वैल्यूज रखी तो निकला -0.1 एम्पेयर। Question number 3. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. NCERT question है, काफी important है। तो ये हमने बना लिया क्यूब, देखो हमने पूरा क्यूब बनाया हुआ है और हमारे 12 रजिस्टर्स हमने लगाए हुए हैं, हर एक की रेजिस्टेंस है 1। अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है, दैट करंट इज डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट पाथ्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस if their end points are situated symmetrically with respect to the exit point। ठीक है, समझाऊंगा ये है क्या, परेशान मत हो। तो सबसे पहले हमने माना कि टोटल करंट हो गया मेरा 3i। अब ए पॉइंट के ऊपर ये 3i जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा आई और आई में अलोंग ए डी एंड के आई। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, ये वाला पॉइंट। तो 3i हो जाएगा आई और आई में। हाँ जी, इस ए पॉइंट पे ये हो गया। अब K के ऊपर आ जाओ, K पे ये I वाला करंट इन दो में इक्वली डिवाइड होगा यानी कि I/2 में। ठीक है, सिमिलरली आप जाओ B के ऊपर, B पे भी ये डिवाइड होगा किसमें, I/2 में, और D पे भी ऐसा ही होगा। अब जरा ध्यान दो, ये वाला I/2 और ये वाला I/2 आएगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों आएंगे तो यहाँ I और ये दोनों आएंगे तो यहाँ I, ये टोटल मिलके 3i हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाते हैं इस लूप पे। कौन सा लूप लिया, ए बी सी एम ई ए। इस लूप में अगर मैं किरचॉफ्स का रूल लगाता हूं तो वो आएगा I इंटू 1 प्लस I/2 इंटू 1 प्लस I इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, जिसे मैं सॉल्व करता हूं तो I निकलता है 4 एम्पेयर्स का। ठीक है, सर्किट पूरा दिखा दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालनी हो तो वो होगी इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट करंट, यानी कि 10/3i, and that will give the equivalent resistance as 0.83 ohm. Next question, Kirchhoff's first rule at a junction in an electrical network deals with conservation of, भाई फर्स्ट यानी कि जंक्शन रूल था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। Next question, 12 wires each having a resistance of 3 ohm are connected to form a cubical network. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of this network. Determine its equivalent resistance and the current along each edge of the cube. ये जस्ट जो पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, वैसा ही है।
तो ये हो गया हमारा क्यूब। बस यहाँ करंट हमारा 3 एम्पेयर है इंडिविजुअली, ठीक है। वही 3i, यहाँ आई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा i/2 में, यहाँ भी i/2, यहाँ भी i/2 और ये i हो गया, ठीक है भाई। फिर हमने लूप लिया ABCMEA, इसमें लिख सकता हूँ 3i प्लस 3 इंटू i/2 प्लस 3i इज इक्वल्स टू 10। इसे सॉल्व करता हूँ तो ये निकला 4/3 एम्पेयर। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो V/3i, इसमें वैल्यूज रखी तो निकला 2.5 ओम। करंट अलोंग AB का AB, यहाँ तो I है ना इन सब में, तो ये देखो इन तीन और इन तीन में I है, I यानी कि 4/3। इन्हीं की बात करूँ, देखो ब्लिंक कर रहे हैं ना, 4/3। फिर ये जो बाकी वाले हैं इनमें I/2 इसका मतलब कितना निकलेगा 2/3 एम्पेयर। Next question, using Kirchhoff's rule, calculate the current through the 40 ohm and 20 ohm resistors in the following circuit। चलिए हमने अपना सर्किट बनाया, हाँ जी ये सारी चीज़ें गिवन है। अब यहाँ से जो करंट निकला उसे मैंने कहा I1, यहाँ से निकला उसे मैंने कहा I2। अब ज़रा देखो ये ऐसे जा रहा है, ये उल्टा जा रहा, तो ये वाला हो गया I1 माइनस I2। ये 80 का है, 40 का है, इसीलिए I1 ज़्यादा और I2 कम, इसीलिए I1 माइनस I2 लिया हुआ है। पहला हमने लूप लिया कौन सा, BCDAB। इसके अंदर क्या इक्वेशन बनेगी, 20I1 प्लस 40I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 80, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लूप लिया EDCFE, इसमें मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 40I1 माइनस I2 प्लस ऑफ 10I2 इज इक्वल्स टू 40। अब ये वाला माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो मैं लूप ले रहा हूँ ऐसे और ये उसके ऑपोजिट में, इसीलिए माइनस लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनती है -4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 3 से किया और दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बना 7I2 इक्वल टू 28 या I2 इक्वल टू 4 एम्पेयर। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं वैल्यू निकालता हूँ I1 की, जो निकलती है 4 एम्पेयर की। ना करंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर निकालूं, हाँ जी इसी में निकालना है। I1 होगा वो कितना निकलता है 4 एम्पेयर्स का। 40 ओम वाले में निकालना है वो कितना होगा I1 माइनस I2 यानी कि 0 एम्पेयर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल्स। चलिए हमने सर्किट बनाया, इसके करंट को मैंने I1 कहा, दूसरे वाले करंट को I2, और E वाले जंक्शन पे मैं लिख सकता हूँ या D वाले जंक्शन पे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 हो जाएगा। चलिए हमने पहला लूप लिया ADCBA, इसमें मैं लिख सकता हूँ, अच्छा देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगी 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ 1 इंटू I2 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 2। 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने दूसरा लूप लिया, कौन सा लूप लिया, DEFCD। इसमें मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4I1 प्लस I2 प्लस 1 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 6, या मैं लिख सकता हूँ 4I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे मिलता है I2 की वैल्यू जो कि है 2/7 एम्पेयर। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे I1 की वैल्यू निकलती है 8/7 एम्पेयर। मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम के रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, V इक्वल टू IR। तो ये मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 4, इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास निकलता है 40/7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 2 Kirchhoff laws या रूल्स, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ these रूल्स आर जस्टिफाइड।
देख सकते हो इतनी बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है एज ए क्वेश्चन। सबसे पहला आता है जंक्शन रूल, जो कहता है एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। और इसका जस्टिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आता है लूप रूल, जो कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन लूप इज जीरो। और इसका जस्टिफिकेशन है इट इज इन अकॉर्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। इसका हम अपना डायग्राम बनाते हैं, फिर उसे पूरा लेबल करते हैं। अच्छा, फिर हम करंट्स को मेजर करते हैं। यहाँ इस 6 वोल्ट वाली बैटरी से जो करंट निकला उसे मैंने कहा I1, और जो 9 वोल्ट वाली बैटरी से निकला उसे मैंने कहा I2। इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ क्या करंट होगा। तो ये देखो I2 बड़ा है, I2 छोटा है, और I1 और I2 की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। इस पॉइंट पे देखो ये जाएगा यूं और ये वाला आएगा यूं, तो दिस विल बी I2 माइनस ऑफ I1। अब हम ले लेते हैं लूप हमने सबसे पहले लिया ABQPA। इसमें मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ 3I1 माइनस 1 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 6। माइनस क्यों लिया? क्योंकि देखो मेरा मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला है क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस किया गया। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने नेक्स्ट लूप लिया जो कि है DPQCD। इसमें मैं लिख सकता हूँ 2I2 प्लस 1 I2 माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 9, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ माइनस I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे I2 की वैल्यू मिलती है जो कि 42/23 एम्पेयर। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मुझे I1 की वैल्यू निकलती है 45/23 एम्पेयर। मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम। तो इस 1 ओम वाले में कितना करंट है? I2 माइनस I1। ओके यस, तो वो निकलेगा मेरा 3/23 एम्पेयर्स एंड डायरेक्शन विल बी P2Q, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर माइनस में आता तो Q2P हो जाती। Next question, using Kirchhoff's rule calculate the current in the arm AC of the given circuit। इसमें हमने अपना डायग्राम बनाया। 80 वाले से जो करंट निकला उसे I1 कहा, 40 वाले के करंट को I2 कहा, और आर्म EF में करंट हो गया I1 माइनस ऑफ I2। फिर हमने लूप लिया AEFCA। इसमें हम लिख सकते हैं 40I2 माइनस 30 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 40, या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 7I2 माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने दूसरा लूप लिया जो कि है हमारा DCABD। अब यहाँ ध्यान दो 80 वाले का पॉजिटिव 40 के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और नेगेटिव जो है 80 वाले का वो 40 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो यहाँ इक्वेशन हमारी बनती है 20I1 प्लस 40I2 इज इक्वल्स टू 120, या सिंप्लीफाई करके जिसे लिखा सकता है 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा I2 निकलता है जो कि है 22/13 एम्पेयर। हमें निकालना था करंट इन द आर्म AC विच इज I2 एंड दैट इज 22/13 एम्पेयर। किसी को क्यूरियोसिटी के लिए, नॉलेज के लिए I1 निकालना हो तो I2 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इससे आपका I1 निकल आएगा 34/13 एम्पेयर। Next question, use Kirchhoff's rules to determine the potential difference between the points A and D when no current flows in the arm BE of the electrical network shown in the figure। हमने अपना डायग्राम बनाया। 4 वाले से जो करंट निकला उसे हमने I1 कहा, 3 वाले के करंट को I2 कहा, और 6 वाले से जो करंट निकल रहा उसे I3 कहा। अच्छा, अगर हम जंक्शन देखें E या B, इसके ऊपर हम कह सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अच्छा, क्वेश्चन में दिया था I2 इक्वल टू 0, तो इससे हम कह सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1। अब हमने लूप लिया हुआ है कौन सा? AFEBA। अब इस लूप में देखो पॉजिटिव नेगेटिव से
पॉजिटिव नेगेटिव से। सो इसमें क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो होगा ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, हमारी बनती है 2i3 प्लस 3i3 प्लस R1i2 इज इक्वल्स टू 10। अभी 10 क्यों हुआ, ये देखो 1 प्लस 3 प्लस 6, तो ये टोटल हो गया 10। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये करंट यहाँ पे i3 क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि आपका ये i3 यहाँ गया, यहाँ कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये i3 ही रह गया। तो इससे i3 की वैल्यू कितनी निकली, 2 एम्पेयर्स की। भाई ध्यान दो, हमारा करंट वापस यहाँ i1 ही आना चाहिए था। वो i1 कभी हो सकता है जब i3 हो यहाँ पे, क्योंकि i3 और i1 इक्वल है ना, इसीलिए इस i3 ही रखा गया, यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड d निकालना था, तो वो हमारा क्या निकलेगा, 2i3 माइनस ऑफ 1, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस और मुझे ये निकालना, तो इसको हटा के निकालूंगा। सो 2i3 माइनस 1 प्लस 3i3, जो कि मुझे देगा VAD इज इक्वल्स टू 9। बाय द वे, इसको अगर हम नॉर्मल सिंपल तरीके से निकालना चाहें तो A और D के बीच में निकालना था ना, तो ये वाला रूट भी ले सकते थे, ABED। इसमें देखो वोल्टेजेस कितनी आ रही हैं, 6 और 3, 9 हो गया, क्योंकि ये तो करंट 0 है, तो यहाँ वोल्टेज 0 निकलेगी, तो सीधा भी 9 निकल सकता था। Next question, what will be the value of current through the 2 ohm resistance for the circuit shown in the figure, give reason। तो ये हमारा हो गया सर्किट, इसको हमने लेबल किया। 10 वोल्ट वाले से करंट निकल रहा है उसे कहा I1, और 20 वोल्ट से जो निकल रहा है उसे कहा I2। अब क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि नो करंट विल फ्लो थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। क्यों भाई, ये वाला लूप लो, इसमें इक्वेशन बनती है 5i1 इज इक्वल टू 10, 2 ओम वाला है नहीं है। दूसरा लूप ले लो PQRS, इसमें इक्वेशन क्या बन रही है, 10i2 इज इक्वल टू 20, 2 ओम वाला है नहीं है। तो ध्यान दिया कि 2 ओम वाली रेजिस्टेंस तो इन दोनों में से किसी लूप का पार्ट ही नहीं है, तो उसमें करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इसीलिए नो करंट फ्लोज थ्रू द 2 ohm resistor। Next question, using Kirchhoff's rule, determine the value of unknown resistance R in the circuit so that no current flows through the 4 ohm resistance. Also find the potential difference between A and D। A और D के बीच का potential difference होगा 9 minus 6 यानी कि 3। चलिए, हमने अपना सर्किट बनाया। As there is no current in the 4 ohm resistance, so current in the circuit remains same। जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसमें याद करो i3 और i1 सेम था क्योंकि i2 0 था, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो वहाँ i3 i1 सेम था, यानी कि टोटल करंट सेम था, इसीलिए हमने टोटल करंट को I कह दिया। फिर हमने लूप लिया ये वाला AFEBA। अब इस लूप में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी I प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इससे मुझे I की वैल्यू निकलती है 1.5 एम्पेयर। फिर हमने दूसरा लूप लिया, ये कौन सा है, BEDCB। इसमें हमारा क्या बनेगा, 0 माइनस IR इज इक्वल टू 3 माइनस 6, that gives 1.5 R is equal to 3, that is R is equal to 2। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, तो ये कितना निकलेगा, 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1.5 दैट इज 3। हमने तो वैसे भी 3 बता ही दिया था। Next question, in the circuit shown R1 is equal to 4, R2, R3 is equal to 15, R4 is 30 and E is equal to 10. Calculate the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistor। चलिए, हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। करंट हमने कहा यहाँ से आपका करंट निकला I1, ये I1 यहाँ स्प्लिट हो गया I2, ये हो गया I4, ये हो गया I3। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर निकालें, हाँ जी, तो ये तीनों पैरेलल में है, इसको सॉल्व किया तो ये निकला 6 ओम का। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी आपका 4 प्लस 6 यानी कि 10। टोटल करंट होगा इक्वल टू V अपॉन R यानी कि 10 अपॉन 10 यानी कि 1 एम्पेयर का। ना करंट थ्रू R1
जो कि I1 के बराबर होगा, यानी कि 1 एम्पेयर के बराबर होगा। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है ना। अब हमने लूप लिया कौन सा, FABGF। इस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4I1 प्लस 15I2 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा हमने लूप लिया ये वाला FACDBGEF। ठीक है, इस वाले में हम क्या लिख सकते हैं 4I1 प्लस 15R3 इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो I2 और I3 इक्वल आ जाता है। फिर हमने लूप लिया ACBA। इसमें हम क्या लिख सकते हैं 30I4 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 0, जिससे मिलता है I2 इक्वल टू 2I4। अब हमने जंक्शन रूल लगाया कहाँ पे, A के ऊपर। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, जिसके हिसाब से मैं I4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो कि निकलती है 0.2 एम्पेयर। I2 equal to I3 which is twice of I4, that gives 0.4 ampere. Next question, use Kirchhoff's rule to write the expression for the currents I1, I2 and I3 in the circuit diagram shown. तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। यहाँ हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो लिख सकते हैं I3 is equal to I1 प्लस I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लूप लिया कौन सा ACDBA। इस लूप में हम क्या लिख सकते हैं 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, या लिख सकते हैं 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने लूप लिया ACEFDBA। इस लूप में हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2I3 minus of 4I1 is equal to 2 minus 4, or I can write I2 plus 3I1 is equal to 1. This is equation number 3. 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास I1 की वैल्यू निकलती है 2/13 एम्पेयर। From equation 2 I can find out the value of I2 which is 7/13 ampere, and from 1 I can find the value of I3 which is 9/13 ampere. Next question, apply Kirchhoff's rule to the loops ACBPA and ACBQA to write the expression for the currents I1, I2 and I3 in the network. तो ये हमारा डायग्राम है। पहला किरचॉफ्स का अगर रूल लगाते हैं तो कह सकते हैं I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। फिर हमने लूप लिया कौन सा ACBPA। इसके हिसाब से लिख सकते हैं 12I3 प्लस 0.5I1 इज इक्वल्स टू 6, या इसमें हमने I3 की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो आया 12.5I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने दूसरा लूप लिया ACBQA। इसमें इक्वेशन बनेगी 12I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। I3 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो निकला 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो I1 निकलता है माइनस ऑफ 2.27 एम्पेयर। From 3 we can find the value of I2 which is 2.86 ampere, or from 1 I can find the value of I3 which is 0.59 ampere. Next question, apply Kirchhoff's rule to the loop PRSP and PRQP to write the expression for the currents I1, I2 and I3 in the given network. तो ये हमारा डायग्राम है। हमने P पॉइंट पे किरचॉफ्स का रूल लगाया तो क्या कह सकता हूँ I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लूप लिया कौन सा PRSP। इसमें आएगा 20I3 प्लस 60I1 इज इक्वल टू 4। इसमें I3 की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो बना 20I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने लूप लिया PRQP। इसमें इक्वेशन आई 20I3 प्लस 200I2 इज इक्वल टू 5। इसमें हमने I3 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो हमारा आया 4I1 प्लस 44I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3।
2 और 3 को सॉल्व किया तो I2 निकलता है 27/215 मिली एम्पेयर। ध्यान दो ये मिली एम्पेयर में था, मिली एमीटर लगाया तो मिली एम्पेयर में होगा। From 2 I can find I1 which is 4/215 milliampere, or from 1 I can find the value of I3 which is 31/215 milliampere. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद, कहीं से कुछ भी लिया गया है तो, and do watch the next video which is on Wheatstone Bridge. Thank you so much.